हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हमारा टॉपिक है कैटालिसिस। सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है बेटा। हम बात करेंगे आज कैटालिसिस के बारे में। ठीक है, आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा कैटालिसिस क्या होता है। बेटा एक क्वेश्चन है हमारा, एक पॉइंट है हमारा, पोटेशियम क्लोराइड की अगर बात किया जाए, अगर मैं बेटा पोटेशियम क्लोराइड को अगर मैं हीट करता हूँ, स्ट्रांगली हीट करूँ, तब ये डिकम्पोज होता है डाई ऑक्सीजन में और केसीएल में, यानी पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में। ठीक है, और ये टेम्परेचर की जो रेंज होती है 653 से लेकर के 873 केल्विन। ठीक है बेटा, ये हमारा अगर कोई कैटालिस्ट अगर नहीं लिया है, तब ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है, ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम क्या करें, हीटअप करें। ये लेकिन टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, अगर इस तरीके से अगर हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट के इस्तेमाल हमने कर लिया बेटा, एज ए फॉरेन एजेंट की बात कर लिया जाए, अभी कैटलिस्ट वर्ड हम नहीं दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहीं पर अगर मैंने मैग्नीज डाइऑक्साइड की अगर बात कर लिया जाए, तब यही डिकम्पोजिशन जो होता है बेटा, वो हमारा कॉन्सिडरेबली लोअर टेम्परेचर पर हो जाता है, यानी कम टेम्परेचर पर ही यही रिएक्शन हमारी हो जाती है। ठीक है, वो टेम्परेचर कितना 473 से लेकर के 633 केल्विन की बात किया जाए, 473 633 केल्विन की बात कर लिया जाए, इस इतने ही टेम्परेचर पर हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज डाइऑक्सीजन की अगर बात किया जाए, तो इसके आने से हमारी रिएक्शन जो हो गई बड़ी आसानी से हो गई, यानी कम टेम्परेचर पर ही हमारा काम चल गया। ठीक है, और एक मज़े की बात यह है कि और इसका जो रिएक्शन का जो एक्सेलरेटेड रेट था वो भी हमारा क्या हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। और एक बात और भी अगर मैं बात करूं कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड को हमने ऐड किया था, वो हमारा क्या बेटा मास में और कंपोजिशन में ये हमारा क्या हो रहा, रिमेन्स अनचेंज, यानी कि हमारे मास में और कंपोजिशन में किसके, मैग्नीज डाइऑक्साइड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा बेटा। ठीक है, यानी कि क्या ये बात मैं कह सकता हूँ कि जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही है और किसी फॉरेन एजेंट का मतलब ना बोल करके ऐसे बोल सकते हैं सुटेबल फॉरेन एजेंट, जैसे कि अगर बात की जाए तो इस वाली रिएक्शन की अगर बात की जाए, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को अगर मैंने लिया, तो ये डिकम्पोजिशन हमारा क्या हो गया, कम टेम्परेचर ही पर ही हो गया, यानी हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए हमारे किस तरीके से काम किया, कैटलिस्ट के तरीके काम किया, एज ए फॉरेन सब्सटेंस है, लेकिन ये हमारा किस तरीके से काम किया, एज ए कैटलिस्ट के तरीके काम किया। ठीक है, यानी कि द रेट्स ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी अल्टर्ड बाई मेयर प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। रेट ऑफ रिएक्शन, कई केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को हम बदल सकते हैं किसी भी इस तरीके से, थोड़ा सा जो उनकी प्रेजेंस होती है बहुत थोड़ी होती है, यानी मेयर प्रेजेंस की, इस तरीके से एनसीईआरटी वर्ड बोल रहा है। आइए हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, यानी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वेरियस फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी इस वेरियस फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कि अगर MnO2 की बात कर लिया जाए। ठीक है बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है इन फॉरेन रिएजेंट का, फॉरेन सब्सटेंस का। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था, बर्जीलियस ने 1835 में, नहीं 1835 में बर्जीलियस साहब ने केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो किसी फॉरेन रिएजेंट के आने से, ठीक है बेटा, किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है, सिस्टमेटिक स्टडी सबसे पहले किसने किया था, बर्जीलियस ने 1835 में। ठीक, अच्छा, इसी फॉरेन सब्सटेंस को इन्होंने क्या बोला, कैटलिस्ट। ठीक है, इस तरीके से ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे आकर के केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हों, लेकिन क्वांटिटेटिवली एंड और क्या कहते हैं, इस तरीके से केमिकली अगर दोनों तरीके से अगर देखा जाए, तो हमारे जो भी हमने एज ए फॉरेन सब्सटेंस लिए है उसमें कोई फ़र्क ना आए, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट की अगर मैं डिफिनेशन बताऊं, तो डेफिनेशन हमारी कैटलिस्ट की इस तरीके से होगी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, वो जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन को क्या करता हो, एक्सेलरेट करता हो, लेकिन खुद जो हमारा क्या होता हो, केमिकली और क्वांटिटेटिवली क्या होता हो बेटा, अनचेंज होता हो। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन, ऐसे केमिकल को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, यानी सब्सटेंस व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्व्स रिमेन्स केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन नोन एज कैटलिस्ट। ठीक, और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं बेटा, कैटालिसिस। ठीक है, एंड फिनोमिना इज नोन एज क्या बोलोगे, कैटालिसिस। आइए हम लोग बात करते हैं इस तरीके से हमारा क्या होता है, यानी हम बात कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारी केमिकल रिएक्शन को क्या करता हो बेटा, एक्सेलरेट
कर देता हो, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता हो, लेकिन केमिकली और क्वांटिटेटिवली यानी उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए और उसकी क्वांटिटी में जितना पहले था, जितना मास बाद में भी उतना ही मास रहे, तब उसे हम ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम दे सकते हैं, कैटलिस्ट। और ऐसी फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, कैटालिसिस। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं बेटा प्रमोटर और पॉइजन की बात करते हैं। प्रमोटर और पॉइजन क्या चीज़ होती है? प्रमोटर नाम से पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को प्रमोट करता होगा, पॉइजन यानी इस तरीके से जहर के तरीके काम करता होगा, यानी कि ये हमारे प्रमोटर के अगेंस्ट बोल सकते हैं हम। ठीक, कह रहा प्रमोटर आर सब्सटेंस दैट इनहेंस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। बेटा ये हमारा जो प्रमोटर होता है ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है, इन्हेंस कर देता है। इन्हेंस का मतलब हुआ बढ़ा देना। ठीक है बेटा, और जो हमारा पॉइजन होता है, अगर मैं पॉइजन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पॉइजन होगा वो डिक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यानी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं प्रमोटर हमारे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को क्या करता है, इन्हेंस करेगा, प्रमोट करेगा, और पॉइजन हमारी क्या करेगा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल देकर के समझाऊं तो हैबर प्रोसेस में अगर बात किया जाए, हैबर प्रोसेस की बात किया जाए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया की बात की जाए, तो ये जो मॉलिब्डेनम जो होता है वो एज ए हमारा कैसे काम करेगा बेटा, प्रमोटर के तरीके काम करता है। ठीक है, फॉर आयरन, आयरन के लिए, यस, इसका मतलब ये हुआ आयरन हमारा एज ए कैटलिस्ट है, और मॉलिब्डेनम जो हमारा ये है क्या है बेटा, एज ए ये हमारा कौन है, प्रमोटर है। ठीक है, इस तरीके से हमारी रिएक्शन भी दी गई है, आप देख सकते हैं N2+3S2 = 2NH3। आयरन हमारा इस तरीके से कैटलिस्ट है, मॉलिब्डेनम हमारा कैसे क्या करेगा, एज ए प्रमोटर की तरीके बिहेव करेगा। आइए हम लोग बात करते हैं कैटालिसिस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। कैटालिसिस को अगर हम बात किया जाए तो 2 ग्रुप में हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 बड़े लेवल पर हम इसको पढ़ेंगे। एक हमारा होता है बेटा होमोजीनस कैटालिसिस, ठीक है बेटा, और दूसरा होता है हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, बहुत सिंपल है बस, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से बेटा इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, वरना इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, इसलिए हम इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। होमोजीनस कैटालिसिस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है होमोजीनस, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि जो हमारा किसी भी रिएक्शन की अगर बात किया जाए, जो भी हमारी रिएक्शन है, जैसे कि मैं इसी रिएक्शन को लेकर के समझा दूं, 2SO2 + O2 = 2SO3, NO जो है वो हमारा क्या है बेटा, ये भी, यानी कि हमारा रिएक्टेंट और क्या कहते हैं कैटलिस्ट की बात किया जाए तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं बेटा, सेम फेज में हैं। यानी कहना का मतलब ये है कि अगर हमारा रिएक्टेंट होमोजेनस कैटालिसिस में हम बात कर रहे हैं बेटा, अगर हमारा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों के दोनों अगर हमारे के कैसे हैं, सेम फेज में हैं, या फिर अगर लिक्विड में हैं तो दोनों लिक्विड में होना चाहिए, गैस में हैं तो दोनों गैस में होना चाहिए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस कैटालिसिस। ठीक है बेटा, अभी मैंने बताया था, ठीक है, इस तरीके से कैटालिसिस की बात किया था। कैटालिसिस हमने बताया था, कैटालिसिस क्या होता है, हमने कहा था ऐसी फिनोमिना, ठीक है, को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। यानी कैटलिस्ट क्या हुआ करते थे, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे केमिकल रेट को क्या करते हो, एक्सलेट कर देते हों, और अपना खुद केमिकली और क्वांटिटेटिवली कैसे होते हों, अनचेंज रहते हों, यानी कि कोई भी फर्क ना पड़ता हो बेटा। ठीक है, आगे हम लोग आगे बात करेंगे, यानी कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है और कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर हमारा दोनों के दोनों क्या है बेटा, सेम फेज में है, यानी गैस में है तो गैस में, लिक्विड में है तो लिक्विड में, उसे बोलेंगे होमोजीनस कैटालिसिस। कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे होमोजीनस कैटालिसिस के, आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम पहले ही बता चुके, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विद ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन के साथ अगर मैं SO2 का क्या करवा दूं बेटा, ऑक्सीडेशन करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हमने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, या ऐसे बोल सकते हैं ये कौन सी प्रोसेस है, ये है होमोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, यानी क्योंकि SO2 भी हमारा गैस फेज में है, O2 भी हमारा गैस फेज में है, और अगर मैं इस तरीके से NO की बात करूं तो ये भी हमारा क्या है बेटा, गैस फेज में है, तो सारे गैस फेज में है। इसका मतलब यही हुआ कि होमोजीनस कैटालिसिस ये यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और ये हालांकि अगर नाम से पूछा जाए ये कौन सी प्रोसेस है तो क्या बताओगे, लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, लेड चैम्बर प्रोसेस।
लेड चैम्बर प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, यानी 2SO2 + O2 = 2SO3, लेकिन NO की प्रेजेंस होना जरूरी है। फिर फिलहाल नीचे बोल भी रहा है रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कैटलिस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड आर ऑल इन सेम फेज। सारे के सारे हमारे कैसे हैं बेटा, सेम फेज में हैं। ठीक, आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं हाइड्रोलिसिस की अगर बात कर दूं, मेथाइल एसीटेट, अगर मैं मेथाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात करूं, तो मेथाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारा मेथाइल एसीटेट और H2O दोनों के दोनों किस फेज में है बेटा, लिक्विड फेज में है। ये भी लिक्विड फेज में, ये भी लिक्विड फेज में। और जो हमारा ये HCl है, ठीक है, ये HCl भी हमारा जो है वो हमारा किस फेज में है बेटा, ये हमारा जो HCl है वो HCl हमारा किस फेज में है, लिक्विड फेज में है। यानी ये बात मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों क्या हैं बेटा, सेम फेज में है। तो इसको भी हम होमोलिसिस कैटलिसिस बोल सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथाइल एस्टेट इज कैटलाइज्ड बाई H+ आयन। ठीक है, कह रहा है हाइड्रोलिसिस मेथाइल एस्टेट की जो कैटलाइज किया जा रहा है H+ आयन के द्वारा, और ये कहाँ से H+ आयन मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल रहा है। ठीक है, बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए हाइड्रोलिसिस ऑफ, अगर हम बात करें शुगर की बात किया जाए, अगर मैं शुगर की हाइड्रोलिसिस करवाऊँ इन प्रेजेंस कैटलाइज बाई H+ आयन, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H+ आयन कहाँ से मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तब ये क्या बेटा, यहाँ पर शुगर की हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। और यही हमारा H+ आयन कहाँ से बेटा, HCl से मिल रहा है बेटा, तब ये हमारा क्या है, मेथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे हैं। ठीक, इस चीज़ों में, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फर्क रखिएगा। यहाँ पर C12H22O11 की रिएक्शन वाटर से करवाई गई, H2SO4, यानी कि इस तरीके से ये हमारा H2SO4 कैसे काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट के तरीके काम कर रहा है। और ये हमारा क्या देगा, H+ आयन देगा। इससे हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, फ्रक्टोज। यहाँ इसको मैंने आपको बताया था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है बेटा, ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हम जब पढ़ा रहे थे आपको ऑप्टिकल आइसोमर, तब भी मैंने इसको इस तरीके से बताया था। जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाया तब भी उसमें भी बताया था बेटा, कई बार रिपीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ठीक है, यानी कि होमोलिसिस में जीनस कैटलिसिस में समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा रिएक्टेंट और हमारा क्या बेटा, प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए तो ये हमारे दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन ये हो गई, दूसरी रिएक्शन ये हो गई बेटा, और हमारी तीसरी रिएक्शन हमारी इस तरीके से ये हो गई। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटलिसिस की बात करते हैं। अगर मैं हेट्रोजीनस कैटलिसिस की अगर मैं बात करूं, तो हेट्रोजीनस कैटलिसिस इसी से पता चल रहा है कि यानी कि इस टाइप की जो कैटालाइटिक प्रोसेस होती है, इस टाइप की कैटालाइटिक प्रोसेस की अगर मैं बात कर लूं, तो इसमें रिएक्टेंट और हमारा जो कैटलिस्ट होते हैं वो डिफरेंट फेज में होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिसिस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा यही है बेटा, इस तरीके से अगर बात किया जाए, अभी जस्ट मैंने अभी लेड चैम्बर प्रोसेस की बात किया था। लेड चैम्बर प्रोसेस वाले में हमने बताया था SO2 + O2 इज कन्वर्टेड इनटू क्या बेटा, SO3 की बात किया था। याद करिए, अभी जस्ट बताया था। वो हम वहाँ पर कौन सी प्रोसेस थी, लेड चैम्बर प्रोसेस की बात किया जाए। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, प्लेटिनम एज एक कैटलिस्ट के तरीके काम करता है बेटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर SO2 हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर हमारा क्या है, गैस है। और हमारा जो प्लेटिनम है वो बेटा हमारा कौन है, वो हमारा प्लेटिनम जो है वो हमारा क्या है, सॉलिड है। यानी कि रिएक्टेंट और हमारा कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में हैं। तो ये बात हम ये बोल सकते हैं, ये हमारा कौन है, हेट्रोजीनस कैटलिसिस। ठीक है, ये प्रोसेस होगी बेटा। ठीक है, वही बात कह रहा था, रिएक्शन इज इन gaseous state, reactant is in gaseous state while catalyst is in solid state। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो इसका मतलब ये कौन होगा, हेट्रोजीनस कैटलिसिस। अच्छा, ये अगर आपको याद करना हो तो याद कर लेना, ये कौन सी प्रोसेस है बेटा, ये हमारी कौन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये हमारी कौन होगी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
आगे बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड। अभी बताया था बेटा, हमने कहा था हैबर प्रोसेस की बात किया जाए। हैबर प्रोसेस में अभी जस्ट हम बता के आए हैं, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं। N2+3 = 2 यहाँ पर अगर बात करिए तो ये आयरन हमारा जो है वो हमारा क्या है, सॉलिड फेज में है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा नाइट्रोजन और हमारा ये हाइड्रोजन ये हमारे किस फेज में, गैस फेज में है। इसका मतलब ये भी हमारा कौन है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। और ये कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, याद रखना, हैबर प्रोसेस। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। अमोनिया का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए नाइट्रिक ऑक्साइड में इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉज इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस हो गई, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात किया जाए। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अगर आप देखेंगे बेटा तो अमोनिया और ऑक्सीजन ये हमारे दोनों किस फेज में है बेटा, गैस फेज में है। और ये हमारा जो प्लेटिनम है वो प्लेटिनम हमारा किस फेज में है, सॉलिड फेज में है। तो ये बात कह सकते हैं बेटा कि ये भी हमारी कौन सी प्रोसेस है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। 4 5 4 6 यानी 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2, ठीक है। ये हमारा NO का फॉर्मेशन होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम इनऑर्गेनिक में पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा बात यहाँ करने की ज़रूरत आगे फ़िलहाल नहीं है। हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं उसी की बात करेंगे बेटा। अब हम बात करेंगे हेटेरोजेनस कैटालिसिस का अगला एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल है, अगर मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई निकल कैटालिस्ट में, तब क्या होता है, वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर फिलहाल वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन हमारा गैस फॉर्म में और निकल हमारा सॉलिड फेज में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिएक्टेंट और कैटालिस्ट हमारा डिफरेंट फेज में है। 100% ये कन्फर्म है कि ये हमारा कौन होगा, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हाँ बेटा, अब हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस की एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में, किस तरीके से एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमारी इन्वॉल्व होती है हेटेरोजेनस कैटालिसिस प्रोसेस में, ठीक है बेटा। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। वही बात कहना चाह रहा है कि जो हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी है वो हमारे किसको एक्सप्लेन करती है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस को क्या करती है बेटा, एक्सप्लेन करती है, ठीक है। इसमें कई थ्योरीज हैं, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ओल्ड थ्योरी, ठीक है। ओल्ड थ्योरी क्या होती है, कह रहे नो, इसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। सबसे ओल्ड थ्योरी थी वो उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट होता है या सोल्यूशन में होता है जो कि एडजॉर्ब हो जाता है सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट से, सॉलिड कैटालिस्ट के, और इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि क्या होता है, ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है गैसियस स्टेट में हो या हमारे लिक्विड सॉल्यूशन फेज में हो, वो हमारे सॉलिड कैटालिस्ट के सरफेस पर आकर के क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इसके और क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का सरफेस पर, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बढ़ती है, ठीक है बेटा। लेकिन एक बात और भी पॉइंट है इसी ओल्ड थ्योरी में कि जब एडजॉर्प्शन होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि एडजॉर्प्शन हमारी कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हमारी क्या होती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी रिलीज होती है, हीट जो होती है रिलीज होती है, और वही हीट हमारी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंसिंग में क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारी जब एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन के बाद जो हीट निकलेगी वही हीट हमारी क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है बेटा, ठीक है। एक पॉइंट और भी है हमारे पास जो होती है क्या, अगर हम दूसरी बात करें तो ये हमारी ओल्ड थ्योरी हो गई, और एक हमारी क्या है बेटा, इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन थ्योरी की बात करते हैं। यानी कि कैटालिटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी अभी मैं आगे बात कर रहा हूँ किस तरीके से क्या होता है, यानी हमारा रिएक्टेंट क्या होता है हमारे कैटलिस्ट से इस तरीके से आकर के क्या होता है, पहले एडजॉर्ब होगा, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या होगा, पहले इन
एंजाइम और कैटलिस्ट और हमारा सब्सटेंट क्या होता है, इस तरीके से पहले इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, डिजॉर्प्शन होगा यानी एडजॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद लास्ट में डिजॉर्प्शन भी होता है। जस्ट अभी हम आगे बात कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर बताना पसंद नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि जस्ट इसके आगे ये सब सारी चीज़ें आ रही है। अगर हम दूसरी बात करें बेटा, तो ये यानी कि सबसे पहले ओल्ड थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और तीसरी की अगर मैं बात कर लूँ तो तीसरी जो है हमारी कौन सी थ्योरी है बेटा, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन जो थ्योरी है वो कम्बिनेशन होती है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी की और ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी की। यानी ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। यानी दोनों थ्योरी का कम्बिनेशन ही हमारी कौन होती है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, यानी कि ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है बेटा, जो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी जो कैटलिस्ट होता है उसके ऊपर क्या होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है कैटलिस्ट के सरफेस पर। ठीक है, और इसको करने में 5 स्टेप होते हैं बेटा। इन स्टेप को समझने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, जो कि अभी आपको मैंने क्या इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में आपको रोका था, मैंने कहा था अभी समझाऊंगा मैं फिगर से, तो ये थोड़ा सा देख लो बेटा। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है बेटा, कैटलिस्ट है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अगर बात करूं तो ये कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसी, यानी जो हमारा कैटलिस्ट होता है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी फ्री वैलेंसीज हैं। ये सब हमारी क्या है बेटा, फ्री वैलेंसीज हैं। और ये फ्री वैलेंसीज हैं, और इस फ्री वैलेंसीज पर क्या होता है, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल यानी ए और बी जो होगा वो आ करके पहले एडजॉर्ब होगा। क्या होगा बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। यही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो ए और बी, लेट अस कंसीडर दैट कि ये हमारा ए और बी हमारे दोनों रिएक्टेंट हैं, इन्हीं दोनों को रिएक्शन करना है। लेकिन जब कैटलिस्ट आ जाएगा तब ये क्या होगा, सबसे पहले ये ए और बी हमारे कैटलिस्ट के सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब होंगे। क्यों कैटलिस्ट के सरफेस पर, क्योंकि कैटलिस्ट के सरफेस में क्या पाई जाती है, फ्री वैलेंसीज पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एडजॉर्ब हो गए। आप जैसा कि देख रहे हैं बेटा, ये दोनों आकर के हमारे कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। यानी हम ये बोल सकते हैं ये इंटरमीडिएट बन चुके हैं, या अभी बताया था इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी में। ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ये हमारे एडजॉर्प्शन हो गया रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, और ये इंटरमीडिएट ये है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या हुए, ए और बी आपस में इस तरीके से बॉन्ड अप करके ये हमारे क्या बन गए, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, जो कि यही बनाना है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है या माना कि। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब भी हुए हैं, और हमारे ए बी आपस में रिएक्शन करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर चुके हैं। लेकिन अभी एडजॉर्प्शन ही हुआ है बेटा कैटलिस्ट के साथ में। ठीक है, कैटलिस्ट के सरफेस पर कैटलिस्ट के साथ में। ठीक है, लेकिन बाद में लास्ट स्टेप में हमारा क्या होता है कि डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, यानी जो हमारा ए और बी जो है वो आपस में रिएक्शन करके जो ये थे क्या बन गए बेटा, प्रोडक्ट बन गए, और ये हमारे प्रोडक्ट क्या हो गए बेटा, अलग हो गए। और हमारा कैटलिस्ट जैसा कैटलिस्ट पहले था वैसे ही कैटलिस्ट एज इट इज़ क्या बेटा, इस तरीके से मुझे फ्री मिल जाएगा। यानी मैं ये बात इस कॉन्सेप्ट से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली हमारा कैटलिस्ट क्या होता है, इस तरीके से अनचेंज हो गया। यानी हम बात फिर से बोलेंगे कि पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे, फ्री वैलेंसीज पर आकर के अटैक करेंगे। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडजॉर्ब होंगे। एडजॉर्ब होने के बाद फिर हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, और ये कैटलिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहा गया है बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, उसके बाद क्या हुआ है बेटा, इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पर 3 स्टेप मेन है बेटा। पहले हमारा एडजॉर्प्शन हुआ है पहला स्टेप, दूसरा हमारा क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और तीसरा स्टेप हमारा इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ कि डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का हमारा क्या हुआ है बेटा, डिजॉर्प्शन हुआ। डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ये सब हम आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुके हैं बेटा, दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग सारे स्टेप को फिलहाल थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। रीडिंग लगा लेते हैं, एक्सप्लेन तो कर ही दिया बेटा। ठीक है, अगर मैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी की मैं बात कर रहा था, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में 5 स्टेप थे, उसमें से हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है पहले स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पहले हमारे कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन के बाद हमारा क्या होगा, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या होगी, आकर के एडजॉर्ब हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, जस्ट अभी आप फिगर में देख के ही आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी इसके बाद क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होगा केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, कैटलिस्ट के सरफेस पर। ठीक, यानी कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में केमिकल रिएक्शन के द्वारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर हमारी जो चौथी स्टेप होगी वो क्या होगा बेटा, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन में अभी तो मैंने बताया ही डिसॉर्प्शन क्या होता है। डिसॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारा एडजॉर्प्शन का जस्ट उल्टा, यानी एडजॉर्बेट हमारे एडजॉर्बेंट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर एडजॉर्बेट क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, एडजॉर्बेंट क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, यानी डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट सरफेस से हमारा जो रिएक्ट प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट जो होगा हमारे कैटलिस्ट के सरफेस से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एंड और वही सरफेस फिर दोबारा अवेलेबल हो जाएगी किसी दूसरे रिएक्शन के लिए। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट हमारा केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली वो क्या होगा बेटा, इस तरीके से अनचेंज हो जाएगा। ठीक, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, यानी डिफ्यूजन ऑफ, ठीक है बेटा, रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के रिएक्शन का क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन होगा, और हमारा कैटलिस्ट के सरफेस से हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज़ द फ्री वैलेंसीज व्हिच प्रोवाइड द सीट ऑफ केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये कहना चाह रहा है जो कैटलिस्ट की का जो सरफेस होता है उस पर क्या होता है बेटा, जो वो वैलेंसी, फ्री वैलेंसीज प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे जो क्या होता है बेटा, सीट प्रोवाइड द सीट ऑफ केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जिससे कि क्या हो बेटा, कि अट्रैक्शन हो और आप आसानी से हमारा रिएक्टेंट आपस में इस तरीके से रिएक्शन कर सके। ठीक है, फिर फिलहाल इस तरीके से सारी बातें यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग आ जाते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई द अच्छा, इस रिएक्शन से हम, इस थ्योरी से, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी से हम ये बात कह सकते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है अनचेंज रहता है इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक है बेटा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी ये बात मैं कह सकता हूँ इस मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी से ये एक्सप्लेन कर गई कि जो कैटलिस्ट है, आप खुद ही देख लिए कि अनचेंज रहता है, चाहे वो आप मास की बात किया जाए, ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन में जैसे था वैसे का वैसा लास्ट में हमें दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, और आगे क्या कह रहा है, एंड इफेक्टिव, और उतना ही इफेक्टिव होता है। ठीक है बेटा, कह रहा है इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, चाहे वो थोड़ी ही क्वांटिटी में क्यों ना हो, लेकिन इफेक्टिव हमारा कैटलिस्ट उतना ही होता है। इट हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन, फिर भी इस तरीके से ये बात मैं कह सकता हूँ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि ये प्रमोटर कैसे काम करते हैं और पॉइजन, यानी इट हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालाइटिक प्रमोटर एंड कैटालाइटिक पॉइजन, यानी ये बात मैं कह सकता हूँ कि एक्शन ऑफ कैटालाइटिक प्रमोटर और कैटालाइटिक पॉइजन को हमारी मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी भी हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, आइए इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट की बात करते हैं। अब हम लोग इस तरीके से सॉलिड कैटलिस्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे कि इनका फीचर क्या होता है, ठीक है, इनके गुण की बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम एक्टिविटी की ही बात करते हैं। एक्टिविटी की बात अगर किया जाए बेटा, तो जो कैटलिस्ट जो होता है वो हमारा अगर बात किया जाए तो इसकी जो एक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो एक पॉइंट हमारा इस तरीके से ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन। ये केमिजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं बेटा। ठीक है,
इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, यानी कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ केमीज ऑप्शन पर क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं टू लार्ज स्ट्रेंथ, कुछ हद तक, यानी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यहाँ से सीधा सीधा हम लोग बात कर लेते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड, ये पाया गया कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ बढ़ेगी बेटा, ग्रुप 5 से लेकर के ग्रुप हमारा जो 11 ग्रुप है, इतने ग्रुप की अगर बात कर लिया जाए तो हमारी कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है 5वें ग्रुप से 11वें ग्रुप तक क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, डी ब्लॉक की बात कर रहा है विद द मैक्सिमम। अच्छा, इसमें भी अगर आपसे कहा जाए तो मैक्सिमम एक्टिविटी अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 7वें में, 8वें में और 9वें ग्रुप के एलिमेंट में इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, इस इन पीरियडिक टेबल की ही बात चल रही है। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट हाइड्रोजनेशन इन फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो कैटालाइटिक एक्टिविटी जो होती है 5वें ग्रुप से लेकर के 11वें ग्रुप तक क्या होती है, मैक्सिमम होती है, सॉरी बढ़ती है बेटा। और मैक्सिमम अगर उसमें भी कहा जाए कि मैक्सिमम कहाँ पर होती है तो ये बात कह सकते हो 7वें, 8वें और 9वें ग्रुप की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बात, ये ग्रुप वगैरह हम लोगों ने पीरियड टेबल में पढ़ ही चुके हैं, ये सब कुछ पर करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एक रिएक्शन दी गई है फिलहाल, H2 + O2 इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, 2H2O। ठीक है, यानी कि ये प्लेटिनम हमारा इसी ग्रुप में आ जाएगा, तो 2H2 + O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2H2O, ये हमारा प्लेटिनम दिया गया है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, यानी एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा है कैटलिस्ट के प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फीचर में सेलेक्टिविटी की बात किया जाए, सेलेक्टिविटी हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि कोई भी कैटलिस्ट कहीं पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब ये है कि सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्टिवली। ठीक है बेटा, ये कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलर अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तब हमारा ये डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन क्या बनेगा। यानी कि ये बात इस पर डिपेंड करती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारे कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। यानी वही बात कहना चाह रहा है, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन। ठीक है, किसी भी कैटलिस्ट में जो सेलेक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वही जो होता है वो किसी भी रिएक्शन को डायरेक्ट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलना है सेलेक्टिवली। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंट अगर अलग अलग कैटलिस्ट अगर आप लेते हैं, यानी कैटलिस्ट को आप बदलते हैं, तो रिएक्टेंट चाहे वही ही क्यों ना हो, प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है, बदल जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सीधा सीधा एग्जाम्पल पर ही हम लोग समझते हैं। CO + 2H2O इज इक्वल टू क्या है, CH4 + H2O। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं CO + H2 की अगर बात किया जाए, पहली इक्वेशन को बेटा आप देखिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करवाई है और कैटलिस्ट क्या लिया है बेटा, ध्यान दीजिए, निकिल लिया गया है। जब हमने निकिल लिया तब तो हमारा मीथेन का फॉर्मेशन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है बेटा, लेकिन वही रिएक्टेंट हमारा आप देखिए तो वही रिएक्टेंट अभी भी है, CO + H2। ठीक है, लेकिन हमने जब कैटलिस्ट को बदला, जब हमने कैटलिस्ट को बदला तब हमारा प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यानी कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3 की अगर बात किया जाए, ये कैटलिस्ट लिया तो मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अभी भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी अभी देखेंगे हमारा रिएक्टेंट बेटा वही है, CO + H2 है। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट को अगर आपने क्या कर दिया बेटा, अगर रिएक्टेंट को अगर आपने बदल दिया तो रिएक्टेंट को बदलने के बाद अगर आपने कॉपर ले लिया तो आप देखिए यहाँ पर बेटा क्या मिल जा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। यानी बात मैं ये कह सकता हूँ कि सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट को, कौन से कैटलिस्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसके वही कैटलिस्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाना है और कौन से सेलेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है अंडर
ठीक है बेटा। अप्रोप्रिएट कंडीशन यानी कि वो बात कह सकते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन जो भी कंडीशन उस पर प्रोवाइड हो रही हो बेटा, तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर हम यहाँ पर देखें CO और H2 की रिएक्शन करवाते हैं निकल में, तो मीथेन का फॉर्मेशन याद कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको याद करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि रिएक्शन हमारी मिलती जुलती हैं, ठीक है। CO प्लस 3H2O क्या होगा? निकल मीथेन का फॉर्मेशन, 2H2O मेथाइल अल्कोहल, 1 हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो हमारा क्या होगा? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। इस तरीके से जुगाड़ से याद करियो यार, ठीक है। मीथेन, मेथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। और कैटलिस्ट तो ये याद ही करना पड़ेगा, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड Cr2O3 लिया गया तब तो मेथाइल अल्कोहल है, अगर केवल कॉपर ले लिया गया तब क्या होगा बेटा? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसको आप याद करना पड़ेगा। नीचे बोल रहा है थस इट कैन बी इन्फर्ड दैट एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर, ठीक है। यानी एक्शन ऑफ कैटलिस्ट जो होती है वो जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? सेलेक्टिव नेचर का होता है बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारी पॉइंट, बस इसमें इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास जियोलाइट के बारे में दिया गया है, आइए हम लोग इसको भी रीडिंग लगा लेते हैं बेटा। जो कैटालाइटिक एक्शन जो होता है बेटा, वो हमारा ये कहता है सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस की बात कर रहा है, ठीक है। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस ये दूसरी प्रोसेस है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एडजॉर्प्शन थ्योरी वाली की बात नहीं कर रहा है। करेक्ट कैटालाइटिक एक्शन जो होता है किसी भी कैटालिस्ट का, जो कैटालाइटिक एक्शन होता है वो उसके पोर के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है बेटा, और पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट पर डिपेंड करेगा। और हम दूसरी बात ये कह सकते हैं पोर स्ट्रक्चर ऑफ क्या बेटा? कैटालिस्ट पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो साइज ऑफ रिएक्टेंट पर और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की बात किया जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। यानी कैटालाइटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोर सेलेक्टिव कैटालिसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कैटालिसिस, ठीक है। और कौन सी कैटालिसिस? सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। यानी कि हमारा जो कैटालिस्ट है उसमें जो पोर स्ट्रक्चर है उसका वो उस पर डिपेंड करेगा, और कैटालिस्ट के साइज पर डिपेंड करेगा, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के साइज पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जियोलाइट हमारा जो होता है, जियोलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जियोलाइट हमारा गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरीके इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, कैसा हॉनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते की बात किया जाए तो हमारा जियोलाइट जो होता है वो जियोलाइट हमारा है क्या? ये जियोलाइट हमारा कैटलिस्ट है बेटा, ठीक है। जियोलाइट हमारा अच्छा एग्जाम्पल है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का, जिसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? हॉनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। दे आर माइक्रोपोरस, ये बात तो आपको पता ही है, हमने भी बताया ही। ये हमारे कैसे होते हैं बेटा? माइक्रोपोरस होते हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पर इनके अंदर क्या पाया जाता है? पोर पाया जाता है। और ये होते कौन है? एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है। एल्यूमिनो सिलिकेट्स की बात किया जाए, इसको हम 14th ग्रुप में आपको हम पढ़ा चुके हैं बेटा। with the three-dimensional network of silicates in which some silicon atom are replaced by aluminium atom giving aluminium oxygen silicon framework। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा जियोलाइट होता है वो कैसा होता है बेटा? हॉनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसा होता है? माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। और ये कैसा होता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर रखता है। और इसमें हमारा जो सिलिकॉन जो होता है वो एल्यूमिनियम के द्वारा रिप्लेस करके एल्यूमिनियम डैश ऑक्सीजन सिलिकॉन फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट पर हम लोग आगे आते हैं। ये जो जियोलाइट जो होता है बेटा, जियोलाइट जो है वो हमारा क्या होता है? वेरी वाइडली यूज्ड इन
कैटलिस्ट एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, ये हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्यों इस्तेमाल होता है? फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एंड आइसोमराइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। और एक सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल, हमारा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जो जियोलाइट होता है वो हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एज ए कैटलिस्ट के इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट के तरीके इस्तेमाल होता है, जिसका नाम, उस जियोलाइट कैटलिस्ट का जो नाम है वो क्या नाम है? ZSM-5। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? ZSM-5 जियोलाइट कैटलिस्ट है, और जिसको कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। ये करता क्या है? ये एल्कोहल को सीधा सीधा गैसोलीन यानी पेट्रोल में बदल देता है, बाई डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा ये हमारा एल्कोहल को किसमें बेटा? गैसोलीन यानी पेट्रोल में बदल देता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस डिहाइड्रेशन। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से क्रिएट हुआ। हम इसको थोड़ा समराइज करेंगे कि सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? जियोलाइट होगा। कैसा स्ट्रक्चर होता है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन फ्रेम वर्क पाया जाता है। ये एल्कोहल को हमारा क्या अच्छा, जियोलाइट का एग्जाम्पल हमारा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कौन है? ZSM-5। ये ZSM-5 क्या करेगा? एल्कोहल को हमारा पेट्रोल यानी गैसोलीन में बदल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग सॉलिड कैटलिस्ट की बात कर रहे थे बेटा। ठीक है, एडजॉर्प्शन वगैरह थ्योरी की बात, एक तो हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी में आ गया था। ठीक है बेटा, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। दूसरी हमारी कौन थी? सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट की बात किया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस की बात करेंगे। अगर मैं एंजाइम कैटालिसिस की अगर बात किया जाए बेटा, तो एंजाइम कैटालिस्ट में अगर देखा जाए तो एंजाइम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे कहाँ पर जो कि हमारे किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? लिविंग प्लांट के द्वारा और एनिमल के द्वारा। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं व्हिच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, एंजाइम के बारे में और रिसेप्टर के बारे में, इस और प्रोटीन के बारे में, इस सब के बारे में हम बेटा बायोमॉलिक्यूल हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको डिफाइन किया है मैंने। ठीक है, आइए हम लोग फिलहाल मेन पॉइंट पर बात करते हैं। दे आर एक्चुअली प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये जो एंजाइम होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोटीन होते हैं, और ये हमारे क्या कोलाइडल सोल्यूशन रखते हैं कहाँ पर? वाटर के अंदर। यानी ये बात मैं कह सकता हूँ एंजाइम हमारे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग प्लांट और एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये एक्चुअल फॉर्म में होते क्या हैं? प्रोटीन, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक्चुअली प्रोटीन होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास रखते भी हैं, और ये हमारे क्या होते हैं बेटा? वाटर में इस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर इन बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी रिएक्शन जो हैं जो प्लांट के अंदर के बॉडी के अंदर और एनिमल के बॉडी के अंदर मेंटेन की जाती हैं लाइफ प्रोसेस के लिए, वो कैटलाइज की जाती हैं किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट के बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं रिएक्शन होती हैं वो जनरली कैटलाइज किसके द्वारा की जाती हैं? एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती हैं। यानी इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ, इतनी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद मैं एक वर्ड में आंसर दे सकता हूँ कि जो एंजाइम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम ये बोल सकते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस। ऐसी फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? बायोकेमिकल कैटालिसिस। एंजाइम क्या होंगे? बायोकेमिकल कैटालिस्ट होंगे, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल कैटालिसिस। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। मेनी एंजाइम हैव बीन ऑब्टेन इन द
प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट फ्रॉम लिविंग सेल्स। लिविंग सेल से बहुत सारी एंजाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी क्या बेटा ऑब्टेन की गई हैं। सबसे पहली एंजाइम जो कि सिंथेसाइज की गई लैब में वो 1969 की बात है बेटा। 1969 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1969 में सबसे पहली एंजाइम क्या बेटा सिंथेसाइज की गई, कहाँ पर बेटा लैब के अंदर। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन दी गई हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले में बात किया था। ठीक है बेटा, होमोजेनस हेटेरोजेनस कैटालिसिस वाले केस में, वैसे यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर एंजाइम के द्वारा जो हमारी रिएक्शन कैटालाइज की जा रही है उनकी बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। वही बात आ गई इससे पहले वाली जो हमने अभी बात किया था बेटा। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में हमने बताया था जो हमारा इस तरीके से यहाँ पर बताया था कि जो सोल्यूशन होता है, ठीक है बेटा, वाटर के साथ H2SO4 लिक्विड की केस की बात किया था, ये हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ करता था। वो होमोजेनस कैटालिसिस की बात थी बेटा, सारे लिक्विड फेज में थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा जो क्या है केन शुगर है, ये हमारा केन शुगर है बेटा, और ये केन शुगर हमारा C12H22O11 है। अगर मैं एंजाइम यहाँ कौन सी एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम अगर ले लूँ बेटा, कौन सी एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम की बात किया जाए तो ये हमारा किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इन्वर्टेज क्यों बोला, क्योंकि ये इन्वर्जन करवा देगा। केन शुगर हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी, लेकिन लीवो रोटेटरी ज़्यादा होता है इसलिए रिजल्टेंट सोल्यूशन जो होता है वो हमारा लीवो रोटेशन को फॉलो करता है या लीवो रोटेटरी हो जाएगा। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी इज कन्वर्टेड इनटू लीवो रोटेटरी, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। यानी क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। और इस एंजाइम को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, इसको हम क्या नाम देंगे, इन्वर्टेज, यानी एज लगा दो तो हमारी वो एंजाइम बन जाती है। अभी हम आगे बात कर रहे हैं, फिलहाल बायो में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल। अगर मैं ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में अगर कन्वर्ट करता हूँ तब हमारी जो एंजाइम होगी वो एंजाइम कौन सी होगी बेटा, जाइमेज। वो कौन सी, जाइमेज। याद रखना होगा आपको, अगर ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर रही है एंजाइम तो उसे बोलेंगे जाइमेज। केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तब उसे क्या बोलोगे, इन्वर्टेज। ठीक है, इस तरह जाइमेज ये हमारी कौन है बेटा, एंजाइम है। इन्वर्टेज भी हमारी कौन है, एंजाइम है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च कैरा इनटू माल्टोज। अगर मैं स्टार्च को अगर माल्टोज में कन्वर्ट करता हूँ तब ये जो हमारी एंजाइम है वो हमारी एंजाइम कौन सी है बेटा, डायस्टेज। डायस्टेज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से टिक कर लेना। क्यों, क्योंकि डायस्टेज का स्टार्च और माल्टोज से कोई भी इस तरीके से रिलेशन दिखता नहीं है। यानी C6H10O5 का होल N यानी पॉलीमर है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होगा बेटा, ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाएगा बेटा, माल्टोज, C12H22O11। ठीक है, इस तरीके से। और ये एग्जाम हमारा जो एंजाइम होगा वो हमारा एंजाइम कौन होगा, डायस्टेज। ठीक, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ माल्टोज की अगर मैं बात करूं तो माल्टोज को अगर मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट करता हूं तो कभी कभी क्या होता है बेटा, एंजाइम का नाम उसके रिएक्टेंट से लिया जाता है। रिएक्टेंट से लेने का मतलब माल्टोज था तो हमने एंजाइम क्या ले लिया, माल्टेज। ठीक है, हाँ बेटा, हम लोग अब बात करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम क्या कर रहे हैं, यूरिया को अगर हम किस में बेटा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कन्वर्ट करते हैं तब जो एंजाइम है वो हमारी एंजाइम कौन सी होगी बेटा, यूरिएज। ठीक है, तो करा द एंजाइम यूरिएज कैटलाइज दिस रिएक्शन। यानी हम ये बेटा, जैसे अभी मैंने माल्टोज से नाम क्या पढ़ा, माल्टेज, वैसे हमारा इस तरीके से हम बात कर सकते हैं यूरिया से क्या नाम पड़ेगा, यूरिएज। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसको वहीं से याद करो क्योंकि वो वहीं होगा। अगर हम बात करें बेटा तो इन स्टमक की बात किया जाए, अगर हम अपने स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक में हमारा क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम जो होती है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देती है। ये तो बात किसकी थी, स्टमक की बात थी बेटा। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं अपने इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन जो होती है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है बाय द प्रोसेस हाइड्रोलिसिस। ध्यान रखिएगा, स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगी बेटा, पेप्टाइड्स में। ठीक है,
और इंटेस्टाइन की अगर बात किया जाए तो पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये हमारी प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगी बेटा, अमाइनो एसिड में। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगर मैं कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड की अगर मैं बात करूं तो दूध से दही के बनने की बात किया जाए तो ये भी हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक एक्शन होती है बेटा, जो किसके द्वारा होती है, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम के द्वारा। ठीक है, यानी लैक्टोबैसिलाई एंजाइम यही एंजाइम है जिसकी वजह से हमारा दूध किसमें, दही में कन्वर्ट होता है, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी उसको हम लोग समराइज करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने कर ली है बेटा, जल्दी जल्दी कर लो। एंजाइम है, सोर्स है, एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात किया जाए, इन्वर्टेज, अगर हाँ सोर्स आपको याद करना है बेटा। ठीक है, अच्छा, इन्वर्टेज की बात किया जाए या जाइमेज की बात किया जाए, दोनों हमारे कहाँ से निकाली जाती हैं बेटा, सोर्स क्या है, यीस्ट, और इन्वर्टेज क्या करेगा, अभी पीछे बता के आया मैंने, शुगर सुक्रोज से किसमें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, ये और ये ग्लूकोज एथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, याद करने की बात तो ये कि ये है डायस्टेज, हमने आपको बताया भी था अभी कि डायस्टेज को बेटा याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि डायस्टेज ही हमारा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और ये कहाँ से निकाली जाती है, माल्ट से निकाली जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, माल्टेज माल्ट से नहीं निकाली जाती, डायस्टेज माल्ट से निकाली जाती है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा और ये इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, यानी मैं ये बात कह सकता हूँ डायस्टेज जो होती है वो हमारी माल्ट इसका सोर्स है, और ये क्या करती है, स्टार्च को किसमें बेटा, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। अगर मैं माल्टेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी हमारी क्या है, इसी ईस्ट की बात किया जाए, ये भी हमारा ईस्ट होगा, और माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, याद करने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कौन है बेटा, सॉरी ये कौन होगा याद करने के लिए, यूरिएज। यूरिएज की अगर बात किया जाए तो ये आपके लिए नया है, ये हमारा कहाँ से निकाली जाएगी, सोयाबीन से निकाली जाएगी। ठीक है बेटा, और ये क्या करती है यूरिएज, अभी बताए, यूरिया से अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, पेप्सिन हमारा कहाँ से निकाली जाती है बेटा, स्टमक से, स्टमक में पाया जाता है, सोर्स की बात किया जाए, और ये हमारा प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, यानी कि इस पैराग्राफ के अगर इस टेबल में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन है बेटा, डायस्टेज है और यूरिएज है। क्यों, क्योंकि ये हमारा इस तरीके से नया भी मिला है, और ये हमारा इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, ये सारे के सारे का सोर्स क्या होगा, यीस्ट होगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइमेटिक कैटालिसिस की बात किया जाए कि किस तरीके से एंजाइम की ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एंजाइम की वो किस तरीके से कैटालिसिस करता है। आगे बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात हम मोटा मोटा पॉइंट ही बात करेंगे, ज़्यादा कुछ बात करने का ना टाइम है और ना करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये बात किया जाए कि हमारा जो एंजाइम की कैटालिसिस जो प्रोसेस होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मोस्ट हाईली इफ़िशियंट होता है। ये मोस्ट हाईली इफ़िशियंट का मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफॉर्म मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट, यानी एक मिनट में 1 मिलियन मॉलिक्यूल बना सकता है एक मॉलिक्यूल एंजाइम का। समझे, इस तरीके से कहने का मतलब इसकी इफ़िशियंसी बहुत हाई होती है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हाईली स्पेसिफिक नेचर। हाईली स्पेसिफिक नेचर तो अभी मैंने बताया था, जैसे कि अभी जब इससे पहले वाले क्या कहते हैं, इससे पहले वाली क्या कहते हैं, इस तरीके से थोड़ी देर पहले की बात किया था बेटा, हमने कहा था सेलेक्टिविटी में बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल से, मेथेन क्यों, निकल के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ, कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3 के साथ,
मेथाइल अल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ, फॉर्मल्डिहाइड केवल कॉपर के साथ, यानी इफिशियंसी वहाँ पर भी थी। यानी कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये स्पेसिफिसिटी नॉट इफिशियंसी, स्पेसिफिसिटी की बात किया जाए जैसे कैटलिस्ट स्पेसिफिक था, वैसे हमारी एंजाइम भी क्या है बेटा, स्पेसिफिक है। यानी क्या ये बात मैं कह सकता हूँ, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ए गिवन रिएक्शन, किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए प्रत्येक एंजाइम क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। इस वर्ड को, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। ये वर्ड क्या कह रहा है, वन कैटलिस्ट कैन कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन, एक कैटलिस्ट कैटलाइज कर सकता है एक से ज़्यादा रिएक्शन, ठीक है। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ए गिवन रिएक्शन दैट इज वन कैटलिस्ट कैन नॉट, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वो लिख दिया भाई, कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन, यानी एक से ज़्यादा रिएक्शन को एक कैटलिस्ट कैटलाइज नहीं कर सकता, यही तो हमारी स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। कह रहे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो जैसे कि अगर बात किया जाए तो यूरिएज एंजाइम जो है बेटा, ठीक है, जो ये हमारे ये यूरिएज एंजाइम है वो केवल हमारी क्या बेटा, यूरिया की ही हाइड्रोलिसिस करवा सकता है बेटा, ठीक है। इट डज नॉट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी अदर एमाइड, यानी किसी दूसरे एमाइड की हाइड्रोलिसिस को ये हमारा यूरिएज करवा नहीं सकता। ये हमारी किसको दर्शाता है, हाईली स्पेसिफिक नेचर को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये हमारा जो एंजाइम होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी की 298 से लेकर के 310 केल्विन होती है, ठीक है। यानी 25 से 37 डिग्री सॉरी 25 अगर बात किया जाए तो अगर बात किया जाए 25 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री की बात किया जाए, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन, 310 केल्विन होने की वजह से यानी 37 डिग्री की बात किया जाए तो कह रहा है इज स्वेटर फॉर एंजाइमेटिक कैटालाइटिक रिएक्शन, यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम होती हैं वो हमारे उसकी उनके लिए क्या होता है, सुटेबल टेम्परेचर होता है और रिएक्शन जो होती है बड़े आसानी से होती रहती है। अब हम बात करेंगे हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच की बात किया जाए। पीएच की अगर मैं बात करूं बेटा तो पीएच के केस की अगर बात किया जाए तो जो हमारा, अगर मैं पीएच की बात करूं तो रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पार्टिकुलर पीएच, वो पीएच क्या बोलोगे, ऑप्टिमम पीएच, यानी कि किसी पर्टिकुलर पीएच पर जो केमिकल की एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन जो होती है वो हाईली एक्टिव होती है या मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच। और वो ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू क्या होती है बेटा, याद रखना 5 से 7 होता है, ठीक है। 5 to 7 अगर हमारा क्या है पीएच है तो हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और को एंजाइम, यानी अगर मैं एक्टिवेटर और को एंजाइम को अगर मैं ले लूँ तब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें, कह रहा था एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, यानी किसी भी अलग अगर बात किया जाए किसी एंजाइम अगर सर्टेन सब्सटेंस के प्रेजेंस में अगर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, अगर बढ़ जाती है तब हम उस सर्टेन सब्सटेंस को हम क्या नाम दे सकते हैं, को एंजाइम। को एंजाइम के साथ यानी साथ एंजाइम के साथ किसी भी अदर सब्सटेंस के आने से अगर हमारे एंजाइम की एक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो उसे हम क्या नाम देंगे, को एंजाइम, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन द स्मॉल प्रोटीन, जैसे कि अगर बात किया जाए विटामिन की बात किया जाए, सॉरी स्मॉल नॉन प्रोटीन, ठीक है, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे कि अगर मैं बात करूं विटामिन जैसे बोला जा रहा है, ठीक है, इज प्रेजेंट along विद एन एंजाइम, किसी भी एंजाइम के साथ अगर आ गया तो कैटालाइटिक एक्टिविटी जो हो क्या हो जाएगी, इनहेंस्ड कॉन्सिडरेबली, यानी क्या कहते हैं काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि विटामिन हमारा क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एंजाइम हमारा प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। अगर हमारा एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जैसे कि अगर विटामिन अगर आ गया तो एंजाइम की कैटालाइटिक
कैटालाइटिक एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हमारी क्या बेटा कोएंजाइम की बात हमने कर लिया। आइए हम एक्टिवेटर की बात करते हैं। एक्टिवेटर की बात किया जाए तो एक्टिवेटर जो होता है, यानी कि जैसे कि हम कैटलिस्ट में प्रमोटर की बात किया करते थे, वैसे ही हमारा एक्टिवेटर और कोएंजाइम हमारे किस में काम करेगा, एंजाइम के साथ काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक्टिवेटर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जनरली मेटालाइन होते हैं, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीज प्लस 2 और कोबाल्ट प्लस 2, कॉपर प्लस 2, ETC। ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, एक्टिवेटर होते हैं, यानी एक्टिवेट करते हैं किसको, एंजाइम को। दीज मेटालाइन when weakly bonded to enzyme molecule increases their catalytic activity, यानी ये मेटल आयन हमारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वीकली बॉन्डेड होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल से, और इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं बेटा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, एमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हमारा एमाइलेज हमारी कौन है बेटा, एंजाइम है। ठीक है, अभी हम बात करके आ रहे हैं एमाइलेज। ठीक है, इस तरीके से एमाइलेज हमारी जो है क्या है बेटा, एंजाइम है, जो कि अगर सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर इस तरीके से यूज किया जाए, यानी सोडियम क्लोराइड को मिला दिया जाए, तो इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी जो क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, या ऐसे बोल सकते हैं कि कैटालाइटिक एक्टिविटी कैटालाइटिकली वेरी एक्टिव हो जाएगा, यानी इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन। जैसे कि हमने कैटलिस्ट में क्या बताया था, पॉइजन की बात किया था, वैसे यहाँ पर इनहिबिटर या पॉइजन नाम खुद ही दे रहा है, तो कुछ बदलने की ज़रूरत इस तरीके से शायद नहीं है। ठीक है, लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट बोल भी रहा है वही बात बेटा, कि जैसे हम कैटलिस्ट की बात कर रहे थे, वैसे ही हमारे एंजाइम में भी क्या करते हैं, हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिन्हें हम इनहिबिटर या पॉइजन नाम देते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एंजाइम लाइक कैटलिस्ट के साथ, जैसे कैटलिस्ट की बात किया जाए, एंजाइम आल्सो इनहिबिटेड आर पॉइजनड बाय प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इनहिबिटर की बात करते हैं। ये इनहिबिटर या पॉइजन जो होते हैं वो हमारे कहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, उसी एंजाइम के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देते हैं बेटा, ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, यानी कि इनहिबिटर्स और पॉइजन इंटरेक्ट विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम सरफेस ऑफन रिड्यूस आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यानी जो एंजाइम की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या कम्प्लीटली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन, इनहिबिटर या पॉइजन। जिससे क्या होता है बेटा, हमारा हमारी जो एंजाइम होती है उसकी एक्टिविटी जो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, या कम हो या क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। द यूज ऑफ मेनी ड्रग, बहुत सारे ड्रग का इस्तेमाल, ठीक है बेटा, इस तरीके से कह रहा है कि द यूज ऑफ मेनी ड्रग कह रहा है इज रिलेटेड टू दियर एक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर इन आवर बॉडी। यानी ये बात मैं कह सकता हूँ कि हमने आपको बताया भी था इसको, ठीक है, इसको हम पढ़ाया था केमिस्ट्री इन बिल्डर लाइफ में, बताया था बेटा कि जो हमारी ड्रग होती हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की बात किया था, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का केस की बात किया था बेटा। ठीक है, इस तरीके से वहीं से ये बोलना चाह रहा है कि कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जो हमारी बॉडी में एंजाइम इनहिबिटर के तरीके काम करती हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। हमने कैटालिसिस की बात, मैकेनिज्म की बात कर लिया था। ठीक है बेटा, दो थ्योरी की बात किया था, एक हमने बताया था एंजाइम, एक हमने बताया था बेटा, क्या बताया था, एडजॉर्प्शन की थ्योरी की बात किया था, और दूसरी हमने क्या बताया था, सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट की बात किया था। ठीक है, उसमें इस तरीके सारी बातें हम कर चुके थे। फिलहाल हम लोग आइए एंजाइम के एक्टिविटी की बात करते हैं। एंजाइम बेटा हमारा कैसे काम करता है, देयर आर ए नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल, ठीक है, ऑफ एंजाइम। जैसे हमने बताया था कैटलिस्ट के अंदर क्या पाई जाती थी, फ्री वैलेंसीज पाई जाती थी, वैसे ही हम बात कर सकते हैं हमारे एंजाइम में कैविटी प्रेजेंट होती है, सरफेस ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल
ऑफ एंजाइम यानी कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम की बात किया जाए, एंजाइम के सरफेस पर हमारी क्या होती हैं, कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और दीज कैविटीज़ जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कैरेक्टराइज होती हैं। शेप की बात किया जाए और इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ एक्टिव ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे कि NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, SH, OH, ETC, ठीक है। यानी कि ये हमारे क्या होती हैं, जो कैविटीज होती हैं वो अपने शेप के लिए क्या होती हैं, कैरेक्टराइज होती हैं। और यहाँ पर क्या एक्टिव ग्रुप जैसे कि NH2 ग्रुप, ठीक है बेटा, ठीक है। अमाइनो ग्रुप की बात किया जाए, CO ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, SH की बात किया जाए और OH ग्रुप इस तरीके से पाए जाते हैं। दीज आर एक्चुअली द एक्चुअली ये क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, यही हमारी जो कैविटीज़ होती हैं इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये हमारी क्या होती हैं, एक्टिव सेंटर होती हैं, ठीक है। एक्टिव क्या होते हैं बेटा, सेंटर होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये कैविटीज़ होती हैं इसी कैविटीज़ में हमारा सबस्ट्रेट आकर के क्या होता है, फिट होता है। अगर ये सबस्ट्रेट हमारा आकर के पार्टिकुलर एंजाइम से इस तरीके से आकर के, ठीक है बेटा, इस तरीके से फिट हुआ तभी ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। फिर एंजाइम हमारी जैसे थी केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली जैसे कि तैसी वैसी ही क्या हो जाएगी, रिगेन कर ली जाएगी और हमारा प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से सबस्ट्रेट हमारा जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप फिगर में देख भी रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमारी क्या, ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस की बात किया है इन्होंने। थोड़ा सा हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, फिर हमें इसे पढ़ना क्या होगा, आसान होगा। अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अभी हमने बताया था, ठीक है, ये हमारा क्या है, एंजाइम है बेटा, ठीक है। ये हमारा कौन है, एंजाइम प्लस क्या है, सबस्ट्रेट। ये हमारा क्या होगा, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, फिर एंजाइम फिर इस तरीके से हमारा रिगेन कर लिया गया होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया गया होगा। लेकिन ये इतने आसानी से इस तरीके से रिएक्शन नहीं करता है। इसके लॉक एंड की हाइपोथेसिस से हम देखते हैं, यानी पार्टिकुलर की जैसे एक पार्टिकुलर की ही पार्टिकुलर क्या कहते हैं, लॉक को, ताले को क्या कहते हैं, कुंजी जो होती है वो खोलती है। उसी तरीके से हम आप इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारी एंजाइम होती है वो हमारी किस तरीके से की के तरीके काम करेगी बेटा, ठीक है, इस तरीके से की के तरीके काम करेगी। और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो हमारा क्या, लॉक के तरीके काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कीज की तरीके काम करेगी और ये हमारा लॉक के तरीके काम करेगा, सबस्ट्रेट। और पार्टिकुलर जैसे की हमारी क्या होती है, चाबी जो होती है पार्टिकुलर लॉक को, ताले को खोलती है, उसी तरीके से पार्टिकुलर एंजाइम हमारे पार्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही क्या करेगा, सबस्ट्रेट में ही जाकर के इस तरीके से एंजाइम हमारा एक्टिव सेंटर इस तरीके से फिट होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। फिर एंजाइम हमारा इस तरीके से जैसे था वैसे हमारी चाबी इस तरीके से रिगेन हो जाएगी और हमारे प्रोडक्ट इस तरीके से सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जैसा कि देख रहे हैं बेटा, ये हमारा क्या है, एक्टिव सेंटर। ये हमारे क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर एंजाइम है। ये ई फॉर एंजाइम है, एस फॉर सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट में क्या है बेटा, एक्टिव सेंटर, एक्टिव साइट दिख रही है, ठीक है। और ये हमारी की में भी क्या होते हैं बेटा, ये हमारे एक्टिव सेंटर दिख रहे हैं आपको, पार्टिकुलर की के शेप में ही दिख रहा है। और ये हमारा क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट है बेटा, और ये एंजाइम, और ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन आप देखिए जैसे की थी वैसे की वैसी ही की हमारी क्या है बेटा, फिर से दोबारा इस तरीके से रिगेन कर ली गई है। इसका मतलब ये प्रूफ है, क्या प्रूफ है बेटा, कि हमारी जो की है वो केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली क्या हो बेटा, अनचेंज है। यानी कि एंजाइम हमारा केमिकली और क्वांटिटेटिवली क्या है बेटा, अनचेंज है, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इस यहाँ पे। द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट सबस्ट्रेट व्हिच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री शेप यानी पूरक शेप, यानी जैसी की क्या खाच है, ठीक है, वैसे ही इस तरीके से अगर सबस्ट्रेट में अगर एक्टिव सेंटर है, ठीक है, साइट है, तभी एक्टिव साइट में जाकर के एक्टिव सेंटर इस तरीके से जाकर के फिट हुआ। अगर फिट होता है तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अदरवाइज इस तरीके से ये आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। वही बात करें द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट व्हिच हैव
कॉम्प्लीमेंट्री से फिट इनटू द कैविटीज जस्ट लाइक की फिट इनटू द लॉक। जैसे हमारी की चाबी जो होती है ताले में जो इस तरीके से जा करके ठीक है फिट होती है, उसी तरीके से हमारा जो एंजाइम होता है सबस्ट्रेट में जा करके इस तरीके से हमारा क्या होगा, फिट होगा, तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। ऑन द अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप, ठीक है बेटा, ऑफ एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म व्हिच देन डिकम्पोज टू यील्ड द प्रोडक्ट। यानी कहना ये चाह रहा है, एक वर्ड में सारी बातें बोल दिया, ये बोलना ये चाह रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा एंजाइम से रिएक्शन करने के बाद, या सबस्ट्रेट बोल सकते हो, सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्शन करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम अलग हो जाएगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, थस एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन में बी कॉन्सिडर टू प्रोसीड इन 2 स्टेप। यानी ये बात मैं कह सकता हूँ 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट को क्या करता है, बाइंड अप करता है, ठीक है, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ES इस तरीके से जो ऊपर इस तरीके से बना हुआ है, यही हमारा कौन है बेटा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स, यही हमारा कौन है, कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, कह रहा है फिर उसके बाद क्या होता है, पहले तो क्या होता है, बाइंडिंग होती है एंजाइम सबस्ट्रेट में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है बेटा। उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। क्या होगा बेटा, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, और डिकम्पोजिशन होगा और ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से करेगा। ठीक है, और एंजाइम हमारी इस तरीके से फिर से दूसरे सबस्ट्रेट से रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगी। वही बात कहना चाह रहे हैं, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक कैटालिटिक प्रोसेस आर लिस्टेड इन द टेबल 5.3। 5.3 में कुछ रिएक्शन दी गई हैं। आइए जल्दी से हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, आगे बात करते हैं, प्रोसेस की बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा, ये बात हम लोग कर भी चुके हैं। फिलहाल हैबर प्रोसेस की बात किया जाए, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया N2+3 = 2NH3। इसमें अभी मैंने बताया था कि जो हमारा ये कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, आयरन होता है, आयरन हमारा कैटलिस्ट होता है। और फाइनली डिवाइडेड क्यों बोला, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड अगर होगा बेटा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो क्या कैटालाइटिक एक्टिविटी कैटलिस्ट की तो ज़्यादा बढ़ी जाएगी। ठीक है, और मोलिब्डेनम एज ए क्या करेगा, प्रमोटर के तरीके काम करेगा। 200 बार प्रेशर और 723 to 773 केल्विन टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल के दिनों में आयरन ऑक्साइड को, पोटेशियम ऑक्साइड को और एल्यूमिना का भी इस्तेमाल इस तरीके से एज ए कैटलिस्ट के तरीके किया जाता है। किसमें, हैबर प्रोसेस में। ये सारी हमने 15th ग्रुप में आपको पढ़ा चुके हैं बेटा, ज़्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात करेंगे। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अगर हम देखें बेटा, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अभी हम बात करके आ रहे हैं, याद करिए, होमोजेनस कैटालिसिस था या हेटेरोजेनस कैटालिसिस था। यहाँ पर ध्यान दीजिए और बताइए बेटा। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अगर हम बात करें तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में बताइए, होमोजेनस या हेटेरोजेनस। होमोजेनस या हेटेरोजेनस, तो हमने क्या बताया था, हेटेरोजेनस की बात किया था। क्यों हेटेरोजेनस था बेटा, क्योंकि इस तरीके से हेटेरोजेनस इसलिए था कि ये अमोनिया जो है वो हमारी गैस फेज में है, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है बेटा, गैस फेज में है। लेकिन हमारा जो कैटलिस्ट था, वो कैटलिस्ट हमारा क्या था बेटा, वो कैटलिस्ट हमारा कौन था, प्लेटिनम था, प्लेटिनम एस्बेस्टास की बात किया था। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो ये हमारा जो प्लेटिनम हमारा सॉलिड फेज में है, और ये हमारी जो रिएक्टेंट वो हमारा किस फेज में है, गैस फेज में है। इस वजह से ये मैं बात कह सकता हूँ कि ये हमारी हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। और हैबर प्रोसेस भी हमारी कौन सी प्रोसेस है, कौन सी एग्जाम्पल है बेटा, ये भी हेटेरोजेनस कैटालिसिस का ही एग्जाम्पल है। दोनों एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, हेटेरोजेनस कैटालिसिस के। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने का तरीका हमने बताया था 4-5-4-6। 4-5 का मतलब 4 अमोनिया मॉलिक्यूल 5 वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के बाद 4 मॉलिक्यूल क्या NO और क्या 6 मॉलिक्यूल H2O का बनाता है। यानी 4-5-4-6, 4-5-4-6, 4-5-4-6, इस तरीके से याद कर लेना। और यही जो NO है वो NO जो से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी NO2, और NO2 की रिएक्शन वाटर से करवा दो, हमारा भी HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी सारी रिएक्शन इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए।
ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक हमारी प्रोसेस और भी दी गई है। अच्छा, इसमें कैटलिस्ट क्या था हमारा, तो मकसद यहाँ पे प्लेटिनम का ही है ना, जो मेन मकसद है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट कौन है, आयरन, ठीक है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर। लेकिन इसके जगह पर इस आजकल के दिनों में और भी लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात हम आपको बता चुके। आइए हम लोग बात करते हैं बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अगर मैं देखूं तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अगर हम देखें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अगर आप बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने बताया था 2SO2 + O2 इक्वल टू क्या बनेगा, 2SO3 बनेगा। अच्छा, इसमें जो हमारा यहाँ पर भी प्लेटिनम एस्बेस्टास या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की बात किया जा सकता है, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लेटिनम एस्बेस्टास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एक क्या बेटा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस में और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है, इसके कैटलिस्ट में क्या है बेटा, सिमिलरिटी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कैटलिस्ट की सिमिलरिटी की बात किया जाए तो ओस्टवाल्ड में और कॉन्टैक्ट में है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और अगर मैं इसकी बात करूं और रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट का सिमिलरिटी रिएक्शन के कंपेयर में किसके साथ है बेटा, रिएक्शन की अगर कंपेयर की अगर बात किया जाए तो हमारा हैबर से कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। एक क्लास में मैंने बताया था बेटा, हमने कहा था कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक याद करवाया था, हैबर के कॉन्टैक्ट में रहना। क्यों, क्योंकि हमने कहा था ली चैटेलियर प्रिंसिपल से, हमने कहा था बेटा यहाँ पर बताया था लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की बात किया था, ठीक है। फेवरेबल होती है दोनों रिएक्शन में, चाहे वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो चाहे वो हैबर प्रोसेस हो। यानी 2SO2 + O2 इक्वल टू क्या होगा, 2SO3। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर बोथ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड हैबर प्रोसेस, दोनों की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। जब हम क्या कहते हैं 15th ग्रुप और 16th ग्रुप जब हम पढ़ाए थे तब इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। आइए फिलहाल हम लोग बात करते हैं 2SO2 + O2 इक्वल टू 2SO3 होगा। SO3 की रिएक्शन अगर हमने किससे करवा दे, H2SO4 से करवाएंगे तो ओलियम का फॉर्मेशन होगा, और ओलियम की रिएक्शन वाटर से करवा दिया जाए तो H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक। आइए आप लोग कुछ क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहे इन हैबर प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन मेथेन विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ NiO, ठीक है। ध्यान दीजिए, एज ए कैटलिस्ट के तरीके इस्तेमाल होता है। द प्रोसेस इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग। चलिए बात सही चल रही है। कह रहा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना जरूरी क्यों है जब हम अमोनिया ऑब्टेन करते हैं हैबर प्रोसेस में। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर रिमूव नहीं करेंगे तो अमोनिया हमारा क्या होगा, CO से रिएक्शन करके क्या होगा बेटा, यूरिया का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये NH2CO NH2 का फॉर्मेशन कर लेगा। आइए हम लोग बात करते हैं व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोसिस स्लो इन बिगिनिंग एंड बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। कह रहा है कि जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस जो होती है वो स्लो होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है समटाइम्स, कभी कभी। क्यों, यानी कि कभी कभी क्या होता है बेटा कि हमारी जब रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट ही हमारा एज ए प्रमोटर के तरीके काम करने लगता है, तब ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन इन प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस, ठीक है बेटा। कह रहा है कि क्या रोल है डिजॉर्प्शन का, ठीक है, हमारी कैटालिसिस प्रोसेस में। या डिजॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो प्रोडक्ट हमारा कैसे बनेगा, यानी कि अगर डिजॉर्प्शन नहीं होगा तो कैटलिस्ट हमारा क्या करेगा, रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा, और रिएक्टेंट से रिएक्शन करने के बाद क्या एंजाइम सबस्ट्रेट और हमारा कैटलिस्ट से जुड़ा ही रह जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या कहते हैं, हमारा मिलेगा ही नहीं। तो हम ये बात कह सकते हैं डिजॉर्प्शन प्रोसेस से हमारा क्या होता आता है, हमारा कैटलिस्ट से हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाता है, और हमें क्या कहते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट ही चाहिए, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये कैटालिसिस प्रोसेस पूरा हमारा बेटा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा, प्लीज़ लाइक।